जय मेवाड़, जय उदयपुर, जय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जय एकलिंगनाथ। आज उदयपुर की इस धारा पे हम लेकर आए हैं जिसका नाम गंग कुंड है। इस गंग कुंड का बहुत ही प्राचीन इतिहास है। कहते हैं कि महाराजा विक्रमादित्य के छठे वंशज अ, हर्षवर्धन महाराज सम्राट हर्षवर्धन यहाँ आए थे। स्वयं यहाँ शिवलिंग की स्थापना और इस गंग कुंड की स्थापना बहुत ही प्राचीन समय की है। हम देखें कि कालांतर में इतिहास में अगर देखें तो शिव के उपासक अगर कोई रहे हैं तो वो विक्रमादित्य रहे थे, और विक्रमादित्य के बाद में हर्षवर्धन ने इस काम को आगे बढ़ाया, जो कि उनके छठे वंशज के रूप में थे। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि जोधपुर की धरती से हमारे बीच में जितेंद्र जी भाई साहब, डाहक साहब, जो कि हमारे और समाज की धरोहर है, वो हमारे बीच में आए हैं। उनको हम ये पूरा दिखाएंगे भी सही है, क्योंकि उदयपुर एक ऐसा शहर है जिसको देखने के लिए पूरा संसार आता है। आखिर क्या यहाँ चुंबक की शक्ति है जो दर्शकों को खींच कर लेके आती है, तो आप थोड़ा बताएंगे, क्योंकि उदयपुर काफी बार आपने विजिट किया है। उदयपुर एक बहुत ही शांत वातावरण एरिया है। यहाँ आते तो एक लगता है जैसे अपना पट लगता है। और हमारे उदयपुर की आंधी और गांधी भी रहता है यही ना गोविंद जी। क्या कुछ आपको महसूस होता है जब उदयपुर में जब भी आना होता है? तो 2 दिन का प्रोग्राम था, मैंने कहा आज गोविंद जी याद कर ले जाए। गोविंद जी आगे साक्षात प्रकट हो गए। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे इस भारत की इस भूमि पर, जहाँ रज रज और कण में इतिहास भरा हुआ है, हम अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को जब बचा पाते हैं, जब हमें उनमें शक्ति होती है समझने की, जिज्ञासा होती है कि हम अपने संस्कृति के रक्षक हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भक्षक, जो आके उनका काम ये होता है बिगाड़ना, अच्छे कामों को बिगाड़ना। ये नकारात्मक पहलू तो आज से नहीं, शुरू से ही रहा है। और शुरू से इसका जिम्मेदार कौन है वो तो आप जानते हैं, हम जानते हैं। उसका परवरिश, उसकी हम देखें कि आम बोलचाल में उसको कहते हैं कि संगत का असर। जैसे संगत लेगा वैसे असर जो है लोगों में व्याप्त होते हैं। संगत का असर है। तो हम ये देखें कि हमारे देश में कई आक्रमण हुए। शुरू से ही हमारा देश बहुत ही विभाजन से रहा है। कभी तुर्कों ने आक्रमण किया तो कभी मुगलों ने किया, कभी अलग अलग काल में। लेकिन जो मेवाड़ के वीर है ना, उन्होंने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। हाँ, सबसे बड़ा गुणगान ये होता है। मेवाड़ की धारा तो एक अलग अद्भुत। आखिर इसको शक्ति, भक्ति और संस्कृति की नगरी मेवाड़ को कहते हैं। क्या कुछ आपने देखा है? शक्ति क्या है, भक्ति क्या है और संस्कृति क्या है, क्या आप बता पाएंगे? इसके शब्द मायने रखते हैं इन बातों के लिए, शब्द छोटे पड़ जाएंगे। अच्छा, जब आप इतिहास देखते हो ना तो आपको पता होता है। अच्छा। शिक्षा और शिक्षा का महत्व इतिहास को खोजने जाते जब पता चलता है। इतने महाराणा सांगा थे, 3 भाई थे उनमें। वो कहाँ जाके कपूरचंद के पास अजमेर पुष्कर की पहाड़ी और श्रीनगर में रहे थे। जब उन्होंने बोल दिया था भाई इनका राजपाट नहीं होगा, लेकिन दोनों भाई थे, वो भी किसी कारणवश वो भी चले गए। अब देखिए कि अलग अलग फिर उनका वापस अभिषेक अपने आप हुआ, उन्होंने नहीं किया। अच्छे कर्मों का बहुत अच्छे स्वागत करते हैं। हाँ, महाराणा सांगा, देखिए हम जो बयाना युद्ध हुआ था ना, हाँ, तब युद्ध में वो घायल भी हुए थे। तो उनकी जगह उनके साथ होते उन्होंने ताज पहन के और खड़े हो गए, भाई हमारे राजा तो है, लेकिन घायल हो गए थे। उनको होश आया ना तो वापस चलो उस मैदान में चलो आप। अच्छा, तो आप देखो जितेंद्र जी भी काफी छोटी इतिहास की जानकारी रखते हैं। हर आदमी, भारत की भूमि पे जन्म लेने वाला हर आदमी इतिहास की बात याद रखता है। ये पीछे देख रहे हैं महादेव जी का बहुत ही खूबसूरत स्थान है। लगभग 2300-2400 साल पुराना स्थान है। स्थिति पुरातत्व विभाग, देवस्थान विभाग और हमारे महाराजा, नगर निगम सबकी जाल में उलझा हुआ 4 मालिक होते हुए भी आप स्थान की हालत देख सकते हैं। धन्ना सेठ, कुबेर के खजाने के मालिक के कई बार हमने आग्रह किया इस मामले को निपटाया जाए। अभी वर्तमान में राजस्थान के हमारे उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी ने 10 करोड़ रुपए
स्वीकृत किए हैं देवल शिवालय को ठीक करने के लिए। लेकिन कितने शिवालय ठीक होंगे, क्योंकि एक शिवालय इतने बड़े हैं, इनमें 10 करोड़ क्या 50-50 करोड़ भी लगा दिए जाए तो भी कम पड़ेगा इतने विशाल मंदिर बनाने। ये हालत जीर्ण शीर्ण होती है। देखो धर्म की रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमारे मन में नहीं रहेगी तो बहुत समय बाद ये 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अभी वो 10 करोड़ अभी धरातल पे भी नहीं आए, पिछले बजट में किए थे 22-23 में, और अभी 24 और 25 चल रहा है बजट, लेकिन अभी तक लगता है पैसा पहुंचा नहीं है। इसीलिए आज ये मंदिर फिर एक बार आपको दृश्य बता रहे हैं। जब भी शिवालय के इस मंदिर में जब भी आता हूँ तो मेरा मन एक बार फिर दुखी होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है, या मैं पहुंचाने में असक्षम रह रहा हूँ, या अधिकारियों ने कान में रुई डाल के बैठ गए हैं, मुंह पे ताला लगाकर बैठ गए हैं, कुछ करना नहीं चाहते। जब भी कोई पुरातत्व विभाग करता है तो देवस्थान अड़ंगा लगाते था, देवस्थान काम करता है तो पुरातत्व अड़ंगा लगाते था, पुरातत्व लगाता है तो राजा महाराजा की ट्रस्ट आके खड़ी हो जाती, ट्रस्ट आती है तो नगर निगम आके खड़ा हो जाता है। यानी 4 बीमारियों के बीच में क्यों हमारा ये मंदिर अभी तक जर्जर पड़ा हुआ है। कई बार आवाज उठाई, कई बार क्षेत्रीय पार्षद ने बेचारे ने आंसू बह गए उनके कि यार कैसे इस समस्या को ठीक करें, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ है। आशा करते हैं कि मंदिर जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी अच्छा हो जाए, और हमारे सभी शिव भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है गंगूकुंड। गंगूकुंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर नाग पंचमी के दिन सबसे बड़ी विशाल यात्रा जो है यहीं से निकलती है। हजारों की संख्या में यहाँ से कांवड़िए जल भरकर भोलेनाथ यहाँ से 17 किलोमीटर दूर, सॉरी 23 किलोमीटर दूर जल का अभिषेक यहाँ इसी जल को ले जा करते हैं। तो कितना बड़ा है, और आज से नहीं, ये कई अभी वो हाल में जो उदयपुर के महाराज है उनका निधन हुआ था, तो उनकी अंत्येष्टि कहाँ यही हुई थी। हाँ, उनका पीछे सामने, तो उस तरफ उनकी अंत्येष्टि यही होती है। राजा महाराजाओं की अंत्येष्टि यही सारी यही होती है। उनकी समाधि स्थल भी यहाँ बना हुआ है, काफी चीजें यहाँ बनी हुई है। जब भी कोई मेहमान यहाँ आते हैं हमारे उदयपुर में तो हम उनको उदयपुर के उस परिदृश्य से परिचित कराते हैं। एक बात मेरे मन में हमेशा आती है, जैसे आज जितेंद्र भाई साहब जो है हमारे समाज के और समाज के हैं, तो हमेशा मैं और समाज के बारे में हमेशा ये कहता हूँ, और समाज हम एक राजा के राज में रहते थे, हम यहाँ काम करते थे, उनके आदेश के ऊपर नदियाँ, नाले, डैम, सरोवर, बड़ी बड़ी दीवारें, ये समाधि जितनी बनी हुई है, इन समाधियों के ऊपर पत्थर लाना, पत्थरों को संग्रहण करना, पत्थरों को खुदाई करना, वहां से तक यहाँ तक लाने का काम, भराई का काम, फिलिंग का काम, ये सारे काम हमारे रहते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे हम लोगों ने पता नहीं क्या भ्रांतियां फैली कि हम अपने आप को राजपूत कहने लगे, क्षत्रिय कहने लगे, कभी कभी तो ठाकुर कहने लगे, कभी कभी तो आजकल तो हमारे कुछ लोग तो सूर्यवंशी बनाने के चक्कर में है। तो मैं कहता हूँ हम मजदूर जाति हैं, हमारा ताल्लुक, हम सिर्फ मजदूर हैं, मजदूरी के साथ हमारा काम रहा है। गधों को लाद कर मजदूरी करना उस जमाने में हम करते थे। और ये भी कहते हैं कि नीमच की उस विशाल जंगलों में बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, और उन पेड़ों को हमने काट काट कर भूमि सिंचाई लायक जमीन बनाई, और उसके बाद में वह खेती करना शुरू किया लोगों ने। तो बहुत पुराना इतिहास हमारा है समाज का। तो गंगूकुंड का ये प्राचीन इतिहास है। गंगूकुंड के यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा वास्तव में कितना पुराना प्राचीनतम हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता, हिंदू परंपराओं का इतिहास है। चैनल के माध्यम से हम जब भी आवाज उठाते हैं, पिछली बार जब आवाज उठाई थी ये देखो टाइल्स वगैरह सारी लग चुकी है, करीब ये 29 लाख रुपए का तक का बजट था। उसके बाद में अब नया और भी हो रहा है, मंदिर के लिए भी राशि स्वीकृत हो चुकी है। आशा करते हैं कि ये काम जल्दी होगा। जितेंद्र जी भाई साहब और हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ जन जागृति है। ये किसी की आत्माओं पर ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को बुरा भला कहना नहीं है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि सत्य क्या है, सत्य होता कैसा है, सत्य के प्रमाण क्या है, वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। जितेंद्र जी क्या अनुभव करते हैं आप वास्तव में, जो बातें बताएगी क्या सत्य है? क्या आपके पिताजी किसी राजा महाराजा के संतान थे, दादाजी क्या वो थे? आप क्या सोचते हैं? अपनी अभिव्यक्ति आप जैसा भी चाहे। मैं तो नहीं जैसे गोविंद जी कुछ कहते हैं ना कि शासक वंश है, शासक रहा होगा वो समाज, बस ऐसे रहा होगा। नहीं तो लेकिन आज की स्थिति कैसी है अपनी? आपका आज का रहन सहन कैसा है? 2, 4, 5, 10, 50 होकर अच्छे बन जाने से अच्छा नहीं होता है। सबको अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं, ये जो भ्रांतियां फैल रही है, क्या वास्तव में आप मानते हैं कि मैं सूर्यवंशी? हम ये नहीं कहते सूर्यवंशी कोई गलत चीज नहीं है, वो भी अच्छे हैं हमारे लिए, हम उनकी संतान है, मानते। लेकिन जब विभाजन हुआ, जब हमें अपने अपने काम सौंप दिए गए, उसके बाद हम क्या सोचते हैं, हमारा दिल क्या सोचता है? क्या हम उस राजा के बराबर है?
इसका तो पर्टिकुलर आज तक कोई प्रमाण है ही नहीं। कोई क्या बोलता है, कोई सूर्यवंशी बोलता है, कोई सागरवंशी बोलता है, कोई चंद्रवंशी बताता है, कोई क्षत्रिय। हाँ ठीक है, क्षत्रिय जरूर है, ओबीसी वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, क्योंकि सब चार, पहले मनुस्मृति में केवल 4 वर्ण ही थे पहले, बशर्ते ओबीसी है तो क्षत्रिय वर्ण होगा। लेकिन आज अपनी क्या स्थिति, रहने की स्थिति, उसको देख के अपने को चलना चाहिए, भौगोलिक दृष्टि देख के। आज जैसे कोई भी समाज है, कोई कहता है कि मैं राजपूत समाज से हूँ, मैं राजपूत हूँ, तो वो निश्चित है, आप अपने घर में जाते हो, मैंने आपको भी देखा है। हाँ बिल्कुल, आपको भी देखा मैंने, सच कहने में राज क्या, सच आपको भी देखा मैंने। हाँ, आज मैं भी हूँ घर पे जाके, मैं घर पे जाके मेरे मिसेज को वगैरह ये नहीं बोलता हूँ मैं, तो हुक्म गोविंद सिंह जी ऐसा बता रहे, गोविंद से बता रहे हैं, यानी भोजन वगैरह तैयारी करो, कोई व्यवस्था वैसा करो या अनाउंस करनी। लेकिन ठीक है, कुछ लोग बता देते, बोल देंगे, चलो ठीक है बोल के, लेकिन शिक्षा की वजह से क्या होगा, अपन वही बोलने का तरीका। सही बात, देखो नहीं, भाषा हमारी परिचय दे देती कुल मिला के, यही है ना। सबसे बड़ा इसका मेन मुख्य कारण है शिक्षा का अभाव। शिक्षित नहीं होने के कारण मतलब बहुत कुछ होता है, कुछ नहीं। शिक्षा नहीं होने के कारण ही अपने को आज इतना देखना पड़ रहा है। मानते हैं वो शासक बस, मतलब शासकीय जाति भी होगी, शासक तो क्या होगा, शासकीय जाति भी है, लेकिन आज हम लगाते ना बेलदार लगाते हैं, तो ये तो मजदूर वर्ग हो गया। अब आप शासक वर्ग में आना चाहते हो, मजदूर वर्ग में आना चाहते हो? नहीं, हमारा कोई भूत हो नहीं, भविष्य नहीं, हमारा कोई वहाँ संतलत नहीं, हमको कोई वहाँ पहचान। और सबसे बड़ी बात, अपनी जाति के अंदर कोई और गोत्र लगाते, गोत्र में तो समाज वाले पहचानेंगे, लेकिन समाज वाले पहचानेंगे गोत्र को, बढ़िया आनंद, गोत्र को समाज वाले पहचानेंगे। आज ऐसा हमारे सब पंडित जी है, आज मुझे गोत्र से नहीं पहचान पाएंगे, यहाँ इनको मैं जाति बताऊंगा तो ही पहचानेंगे। तो दुनिया ऐसी है, उनको पता, जाति से पता लगेगा उनको, जाति से को लेना वो नहीं, समाज के अंदर एक ही बात लिखी, जाति ओची पाती ओची ओचा जन्म हमारा, राजा राम की सेवा नहीं की के रविदास चमारा। लेकिन आप संत नहीं है तो पहचानेंगे, जैसे कि फलाने समाज का वो तो कहोगे ना आप। नहीं, वो होता है, लेकिन संतों के यहाँ, संतों के नहीं, हम मानते हैं सामाजिक रूप में जातियां होती है, संत किसी की जाति का नहीं होता, संत सभी का होता है। लेकिन गोविंद जी बात ऐसी है, आज सब अलग अलग अपनी गोत लगाते हैं, और कोई राजपूत लगाता है, तो गिनती किसकी आती है? हम वो उनमें आती है। जेलम की तरफ आती है, हम तो ये कहते हैं हमारा दिल क्या कहता है, बस 100-2 शब्दों में ये कहे कि हमारा दिल क्या कहता है। क्या मैं राजपूत हूँ, क्या मैं अपने बाप को बाप कहूँ या किसी दूसरे को कहूँ, ये सवाल मन में आता है। क्योंकि मैं ये कहता हूँ, हमारी जब हम उदयपुर में हम कहे, तो लगभग यहाँ हमारा 500 सालों से भी अधिक सा बड़ा इतिहास है हमारा। हम लोग यहाँ महाराणा प्रताप नहीं, उनसे भी पहले चित्तौड़ से रह रहे हैं। जब हमारे बाप दादाओं ने ये कहा कि हम सिर्फ ओढ़ हैं, हमारा काम मेहनत मजदूरी करना है, हमने किसी जात के युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन हाँ, हम लोगों ने युद्ध की सीमाओं को, पेड़ काटने का काम, रोड बनाने का काम, ये हमारा बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि उस काम में हम जानकार थे। उस काम में तलवार के धनी नहीं थे, शिक्षा नहीं थी तो फिर क्या होगा, तलवार के धनी नहीं थे, तो नहीं पड़ेगा ना, तलवार के धनी नहीं थे, लेकिन हम काम के धनी थे, यानी हम मेहनत और श्रम के धनी थे। हम ये कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ हम बन जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, हम बड़े बन जाएंगे, लेकिन बड़े बनने के लिए बड़े काम तो करो। आप राजपूत हो, दिखाओ तो सही गांव वालों को आप राजपूत के, आप तलवार लेके दिखा रहे हो, आप छुरी लेके दिखा रहे हो, आप लाठी लेके दिखा रहे हो, ये इससे राजपूत बड़े जाते। अरे आपको दया भाव करुणा संस्कार ये दिखाना चाहिए राजपूत दिखाने के लिए, कि गांव के लोग ये कहे कितनी यार वास्तव में यार है, वो फलाने सिंह जी जा रहे हैं, कितने अच्छे आदमी हैं। गांव की कोई बात होती है सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। और गोविंद जी, क्या आप समाज को आज क्या किसी अदर कास्ट में नाम अपने गोत्र लगाओगे तो अदर कास्ट में ऐड होगी वो, और फिर अपनी गिनती नहीं आएगी, अपना समाज पीछे रह जाएगा। हाँ भाई, ही है, दूसरे में जाएगा, आगे और पिछड़ जाएगा। तो अच्छा, क्योंकि जो अपने समाज को और अपनी जाति को छुपाता है ना, पता नहीं उसको शर्म हो, या तो फिर क्यों छुपाते जाती, शर्म किस बात? आप सरने पीछे और लगाओ ना, किसने कहा आपको लगाओ, आप बेचना करो। मैं कुछ टाइम पहले जोधपुर काबरा कॉलेज के अंदर गया था, तो वहाँ कोई लेसन वगैरह कोई प्रोग्राम था, वहाँ गया था मुझे, वहाँ पूछा गया था भाई कि आप लोग कहाँ से हो, तो मैंने बताया था भैया शिकारगढ़ हमारा मकान है और वोट समाज से हूँ। तो बोले कि हमारे यहाँ वोट समाज के पहले व्यक्ति रहे हुए हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस काबरा कॉलेज के अंदर। बिल्कुल, वो टीचर रहे हो, जोधपुर काबरा कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल रहे होंगे, और फिर उन्होंने जो एमटी थे, उन्होंने पूरी क्लास को बताया कि भाई ये हमारे यहाँ एक टीचर शिक्षक रहे हुए हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, ये कॉलेज बनी उस टाइम भी योगदान रहा उनका।
जितेंद्र जी, एक सवाल बस पूछना था कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारी पहचान कैसी होनी चाहिए? क्या हम जाति के इस एजेंडे को लेके चले, मोटा छोटा इसको लेके चले, या मानवता को लेके चले? आपको क्या लगता है कि इस ओर काम होना चाहिए? और ये जब भी कोई मानवता का काम करने की कोशिश करता है, या जितेंद्र जी हो चाहे गोविंद हो, कोई भी आवाज उठाने की कोशिश करता है, समाज को आगे ले, कोई भी हो, और उसको कैसे मार दिया जाता है, उसको ऐसे कुचल दिया जाता है कि जैसे उसका कभी कोई अस्तित्व था ही नहीं। आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा होगा कई बार अच्छे लोगों को किस प्रकार से नकारात्मक पिछले लास्ट कुर्सी पे ले जाके बिठाया। तू क्या समझता है, तू कुछ नहीं जानता समाज के नियम को। अरे तुम जानते हो क्या? तुम मरे पे खाने वाले लोग, 12वां नहीं होता है 13वें के दिन तुम सब पहुंच के झुंड बनाकर कौवे की तरह, गिद्ध की तरह बैठने वाले लोग, उस गरीब परिवार जो पहले से मरा हुआ है उसको और मारने के लिए बैठने वाले लोग, क्या तुम इस समाज की रचना करोगे? क्या तुम्हारे बलबूते पे ये भविष्य खड़ा है? आज समाज के बच्चों को, तुम्हें प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने का काम करना चाहिए। माताओं को आज किस दिशा में उनको पेंशन की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। सरकार करेगी, सरकार का काम है करने का, लेकिन आगे संरक्षक तो है समाज है। समाज भी कर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हमारे पास ना हॉस्टल है, ना हमारे पास अतिथि भवन है, ना हमारे पास गुण है, ना हमारे पास संस्कार है, ना हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है जिसके बलबूते पे हम आगे बढ़े। देश आजादी के 78 साल में देखते देखते हम देखें कि कितना समाज सशक्त और उन्नत हो गया, कितना प्रगतिशील हो गया। कई समाज, जिसमें सिंधी समाज है, ब्राह्मण समाज है, कई समाज 78 साल में आज चरम और ऊंचाइयों पर है। क्या हम क्यों पीछे रह गए? कई राजपूत जातियां हैं जिन्होंने आज बहुत बड़ी ऊंचाई उपलब्धि हासिल की, हम कहाँ रह गए? हम बस खाना बदोश बन के रह गए, खाने पीने में ही हमारा मन लगा रहा। हमने ये नहीं देखा कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारा क्या होगा। आज जितेंद्र जी अपनी श्रीमती जी को लेकर आए, एग्जाम देने के लिए लेकर आए। कद तो बड़ा है, लेकिन थोड़ा और बढ़े, थोड़ा और बढ़े, थोड़ा और बढ़े। जितना कद ये ऊपर बढ़ेगा उतना समाज का बढ़ेगा। कल ये कहेंगे, वास्तव अभी आप कह रहे थे उस कॉलेज के वो प्रिंसिपल थे, क्यों ना हमारी मैडम भी आगे बढ़े और इस प्रकार की जिम्मेदारी ले, जिससे कि इतिहास के कालांतर में ये पढ़ाया जाए कि और भी ऐसे होते थे। क्या लगता है? आप छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर रहे हो, तो जिसकी खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, जिस बच्चे ने दुनिया नहीं देखी उसको 7 फेरों में बांध देते हो। 5 साल, 6 साल, 7 साल, अरे 15 साल में तो तुम्हें तुम्हारी बेटी बहुत बड़ी लगने लगती है। 18 साल में तो तुम्हारा बेटा तुम्हें जवान लगने लगता है, जैसे वो आज ही मजदूरी करके महल बना देगा। बेटी से तुम्हें अपेक्षा रहती है बस ये 15 साल हो गई, बस ये तो गृहस्थी बन जाए, इससे बच्ची जन्म ले लेंगे। ये भावना कब चेंज होगी? ये कब होगी? ये आपको क्या लगता है? ये भावना, ये पेड़ पे ले लो आप, छोटा पेड़ होगा, हाँ बड़ा होगा, फल क्या क्यों करो उस पे? बड़ा होगा तो खुद पर चल देगा वो समय आने पर। तो वास्तव में कहते हैं कि समय पाए फल होते हैं, समय पाए जरी जात, सदा रहनी 100 क्यों रह मन पछताए। समय बदलता रहता है, वक्त बदलता रहता है, अच्छे लोग अपना काम करते रहते हैं, बुरे लोग अपना काम करते रहते हैं। हम तो प्रभु से, परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि जो लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, अरे बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले, बोल रहे मन हीरा कब कहे लाख हमारे, बोले कुछ करो तो सही। अरे 2-4 बच्चों को भी सम्मानित कर देते, राजपूत बन के, सूर्यवंशी बन के, चंद्रवंशी बन के, ठाकुर बन के, तो मुझे बड़ी ये होता मन में कि चलो ठाकुरों ने मिलकर बच्चों को सम्मानित किया। कुछ थोड़ा सा काम भी करते तो मैं आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करता, लेकिन आपने कोई आज दिन तक न तो कभी किया है, न मुझे लगता है कि भविष्य में कोई भूत और भविष्य में विचारधारा है। जब तक अच्छे लोग हैं, मैं नहीं कहता मैं अच्छा हूँ, मैं तो कहता हूँ जब तक इस धरती पर अच्छे लोग हैं। हाँ, अपने समाज में शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव से ही मतलब प्रॉपर उसकी मतलब क्या मेंटलिटी है, क्या करना है क्या नहीं, वो कर नहीं पाते। समाज शिक्षित होगा तो खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। हर घर से शुरुआत होगी ना, हाँ, हर एक घर से, तो समाज खुद आगे बढ़ जाएगा। किसी को उठा के खड़े करने की जरूरत भी नहीं है। सही बात है जितेंद्र जी, पर ये वैचारिक चर्चा करेगा कौन? मैं ये समझता हूँ ये विचार कहाँ से आया? हर घर के उठाव करना पड़ेगा और अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप सोचते हो मैं सुधार कर दूं, वो कर दूं, नहीं होगा, आपसे भी नहीं होगा कोई भी। किसी से नहीं होगा। आप सोचते हो मैं समाज को इतना बना दूं, ऊंचा कर दूं, और समाज की तरह मतलब हमारा समाज वैसे खड़ा है। मैंने ऐसे समाज देखे हैं, लोग उनको बोलते हैं और इन भावना से देखते हैं उनको, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो समाज देखा मैंने, आज वो रहने का तरीका उनका कई गुना बेटर है आज अपने से। सही बात है, बहुत अच्छा है। आइए थोड़ी सी अगर आपके दिल पे कहीं चोट, अंतरात्मा के कहीं छोटे से कोने में भी अगर हमारी बातें थोड़ी सी तरक्की हुई, तो थोड़ा सा जागिए, थोड़ा सा उठिए, थोड़ा सा जागिए। अपने आप को ये समझिए कि मैं और हूँ,
मैं राजपूत हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं सूर्यवंशी हूँ। सुबह उठते ही गांव का एक अच्छा काम कीजिए, समाज का बेटा बनने की कोशिश कीजिए, गांव का बेटा बनने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि हाथ में तलवार लेकर और बस मेरे बाप को किसने गाली दी, मेरे भाई को किसने गाली दी, तलवार से आप जंग लड़ने की कोशिश मत कीजिए। ये लोकतांत्रिक देश है हमारा, यहाँ पर संवैधानिक मूल्यों पर और बात की जाती है, इंसानियत पर बात की जाती है। इंसान बनकर ये सोचिए कि आप क्या कर सकते हो, क्या अच्छा कर सकते हो, क्या आप समाज के लिए अच्छा कर सकते हो, कैसे वहाँ की गांव की बेटियों की शादी कराइए, सम्मेलन कराइए, तब जाके मुझे लगता है कि आप वास्तव में जिस जो आपने सपना देखा है, जो आप सोचते हैं कि मैं राजपूत हूँ, ठाकुर हूँ, मैं कहता हूँ आपको वो सब प्रतिफल मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको त्याग बलिदान की भावना रखनी होगी। नहीं तो आप ऐसे ही अच्छे लोगों पे लाते घूसे मुक्के लाते बरसाते रहेंगे तो आपका ये समाज न तो आगे जाने वाला है, न कभी भूत और भविष्य में कभी सफलता हासिल करने वाला है। क्योंकि आप ही जब ऐसे नकारात्मक सोच रखेंगे तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आइए सब मिलकर इस समाज को आगे ले जाएं। मेरा उद्देश्य आपकी आत्माओं को जगाना है, आपको उसके मारना बाद नहीं। सबसे प्रथम आपको सबको शिक्षित करना है। आने वाली हर बच्चे संतान को शिक्षित होगा ना, तो आप खुद ब खुद अपना बुरा अच्छा सोचने लग जाएगा। शिक्षित, पूर्ण शिक्षित, साक्षर नहीं। कल भी मैं गया था समाज में, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि वहां बच्चों का सम्मान हो रहा था। 10-10 हजार रुपए उनको इनाम दिए जा रहे थे, 5-5 हजार दिए जा रहे, किसी को 1-1 हजार दिए जा रहे थे, उनको मोमेंटो दिए जा रहे। कितने अच्छे क्षण थे, कितने अच्छे थे। बच्चों की उम्र की बात करें तो 15 साल से लगाकर 23 साल के बच्चे थे। मोटिवेशन जो उनको, जो बच्चे उन समाज की दृष्टि में वो बच्चे दिखाई दे रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी दृष्टि में हमारे 23 साल के बच्चे तो जवान हो चुके। दृष्टि बदलने की जरूरत है, देखने का नजरिया बदलने की। दृष्टिकोण बदलना है, दृष्टि वही रखनी है। हाँ। दृष्टिकोण बदलना है। तो बहुत अच्छा लगा आज हमारे साथ जितेंद्र जी ढाक साहब स्वयं आए, एक अच्छे मिस्त्री भी हैं। मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ी सी ढेबरी अगर मेरे समाज की टाइट कर देंगे ना, थोड़ा सा एक ये 10 नंबर का पाना लगा के थोड़ी सी टाइट कर देंगे ना, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। कार्बन जम गया। नहीं, ऐसा समाज है, समाज को केवल अपने शिक्षा की जरूरत है। तो आने वाली जो संतान है ना, आने वाला समाज बहुत अच्छी ऊंचाई को। चलिए फिर मिलेंगे नई स्टोरी में नए जोश के साथ, तब तक लेते नमस्कार।